पिछले क्लास में हम लोगों ने देख लिया था न्यूटन्स का तीनों लॉ, यानी कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। उस पर कुछ प्रैक्टिस थी, यानी कि कुछ एग्जांपल्स ज़्यादा नहीं देख पाए थे, आज उसको देखेंगे। और सेकंड लॉ में एक दूसरा फॉर्म भी है मोमेंटम के थ्रू, यानी कि उसके लिए पहले मोमेंटम जानना होगा, तो आज उसको भी देखेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग भी, जो यहाँ बैठे हुए हैं वो लोग भी, और ऑनलाइन वाले तो रोक के पीछे भी रिवाइंड का ऑप्शन होता है, तुम लोग के पास नहीं है, हालांकि जाके वीडियो देखोगे तो तुम लोग के पास भी हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फाइनली। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में सबसे पहले स्टेटमेंट क्या था, अगर किसी को याद हो तो बताने का कष्ट करो, जल्दी, समय नहीं है उतना। चाहे छोड़ो, हटाओ, हम ही बता देते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के लिए पहले बताए थे कि गैलीलियो का एक स्टेटमेंट था। गैलीलियो का एक स्टेटमेंट था, वो इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये कौन दिया था? गैलीलियो दिया था। और गैलीलियो बोला ये था कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, और कोई अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा। जब तक कि, कब तक कि, ये सब बात गैलीलियो नहीं बोला था। ये जब तक कि जोड़ दिया है, कौन जोड़ा था? न्यूटन। और जब तक कि क्या? जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स उस पर ना लगाया जाए। ये बात सिर्फ न्यूटन जोड़ करके और इसको क्या बना दिया? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। यानी कि ओवरऑल स्टेटमेंट क्या हुआ? कोई भी ऑब्जेक्ट या बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। इसका डेफिनेशन और जो स्टेटमेंट है वो पिछले वीडियो में आपको मिल जाएगा, और तुम लोग अगर नहीं लिखा था तो वहां से लिख लेना। ठीक है। सेकंड क्या था? सेकंड था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। याद है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। यानी कि हम बताए थे इसको पूरा एकदम प्रैक्टिकली, तुमको सोच के बताए थे, समझा के बताए थे कि फोर्स जो है वो दो चीज पे डिपेंड करना चाहिए, और करता भी है। जैसे अगर हम इससे किसी को मारे हैं तो ये अपने साथ मास लेके जाएगा। मास लेके जाएगा ना, मास मतलब अपना वजन छोड़ देगा, खुद चला गया आत्मा बन के और ये यहीं गिर गया, ऐसा थोड़े होगा। ये मास लेके जाएगा और वेलोसिटी लेके जाएगा। लेकिन हम वेलोसिटी को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फोर्स निकालने के लिए। कि फोर्स एक प्रोसेस है जो यहाँ से लगाया गया है, यानी कि मेरे द्वारा लगाया गया है। अगर हम मार रहे हैं तो फोर्स हम लगाए हैं, इसमें ऑटोमेटिक नहीं था, तो हम फोर्स लगाए हैं, और उस फोर्स की वजह से सिर्फ इसमें वेलोसिटी आया है, या एक्सेलरेशन पूरा का पूरा प्रोसेस आया है? पूरा एक्सेलरेशन आएगा ना। कभी स्पीड बढ़ेगा, मतलब शुरू में बढ़ेगा और बाद में फिर क्या होगा? घटेगा। तो ये बढ़ने घटने का प्रोसेस वेलोसिटी ना कहला करके क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। इसलिए हम लोग फोर्स में मास इनटू एक्सेलरेशन करते हैं। ठीक है। इसके पीछे भी रीजन है कि एक्सेलरेशन ही क्यों, समझ में आया ना? क्योंकि हम जो इस दिए कुछ इसमें फोर्स जो लगाए, उसके वजह से इसमें वेलोसिटी तो आया, लेकिन वो घटने बढ़ने वाला, पहले बढ़ा फिर घटा, तो इसका मतलब बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है। और चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन। तो हर चीज के पीछे रीजन होता है फिजिक्स में। कुछ चीज मालूम होता है, कुछ चीज नहीं मालूम होता है। अगर मालूम करना है तो उसी को क्रिएटिविटी बोलते हैं, जिसके अंदर है उसके लिए सही है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा था कि अगर हम किसी चीज पे एक्शन लगाए, जैसे अभी का एग्जांपल दे रहे थे कि मार्कर को फेंकेंगे, तो मार्कर को अगर हम ऐसे उंगली करके फेंके, मतलब इस तरीके से अगर फेंक रहे हैं, तो मार्कर भी पीछे की तरफ कुछ फोर्स लगाएगा। वो अलग बात है कि हमको पता नहीं चलेगा, मार्कर थोड़ा दूर फेंका जाएगा और मेरा हाथ यहीं का यहीं रह जाएगा। लेकिन जहां एक्शन होगा वहां पे रिएक्शन होगा, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। याद रखना, इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा दोनों का? मतलब अपोजिट। मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन डायरेक्शन, क्योंकि एक्शन अगर इधर हो रहा है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगा? मतलब शायद कैमरा में उल्टा दिख रहा होगा। अगर एक्शन इधर हो रहा है तो रिएक्शन किस साइड होगा? इस साइड होगा। यानी कि इसका डायरेक्शन प्लस माने तो इसका क्या मानना होगा? माइनस। तो अब डायरेक्शन अपोजिट होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड मतलब कि वैल्यू, जो 10 न्यूटन 20 न्यूटन जो है, ये क्या होगा? मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है। अब जहाँ पे मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं और साथ में डायरेक्शन भी देखना पड़ रहा है, तो उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब एक्शन रिएक्शन से जो चीज बनता होगा वो किस में आएगा? वेक्टर क्वांटिटी में या स्केलर क्वांटिटी में? ठीक है। तो इसका बाद में बात करेंगे अगर जरूरत पड़े तो। खैर ये सब तो 11th में पढ़ना है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो बताएंगे यहाँ पे भी। फिलहाल अभी मोमेंटम, हम लोग का हेडिंग है मोमेंटम। अभी देखो, थोड़ा देर पहले ही हम बोले, अभी जस्ट हम बोल ही रहे थे कि अगर हम कोई चीज को फेंके तो लगाए थे फोर्स। सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्रिकेट खेलने का। अभी क्रिकेट का आज मैच भी है, वार्म अप मैच है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ना। हाँ, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। चलो उस मैच को छोड़ो, तुम लोग भी मैच खेलता है, क्रिकेट खेलता है, कभी ना कभी खेला होगा। क्रिकेट नहीं खेला होगा तो बैडमिंटन खेला होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर खेला होगा। तो क्रिकेट का एग्जाम्पल बेस्ट है। क्रिकेट में होता क्या है, अभी कोई बच्चा पीछे से पिट्टो बोल रहा था कौन है वो?
आयुष यही सब खेलता है? पिट्टो कौन बोला? सही बोला। ठीक है, तो क्रिकेट खेल रहे थे, तो क्रिकेट खेलने समय एक चीज नोटिस क्या होगा कि जो फील्डर कवर यानी कि पॉइंट पे लगता है, यानी कि मतलब जो आगे लगता है कवर या पॉइंट, मतलब क्रिकेट का कुछ टर्म्स है, थर्ड मैन ये सब होता है, स्लिप होता है, खैर उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो मतलब समझो कि बैटिंग अगर यहाँ से हो रहा है, जो नजदीक में फील्डर है, मतलब कि करीब 10 मीटर की दूरी पे फील्डर है, अगर यहाँ से कितना बहुत तेज शॉट मारा गया है, छक्का जा नहीं रहा था, बीच में फील्डर्स को रोक दिया, तो क्योंकि वो 10 मीटर के ही दूरी पे है, मिनट नहीं सॉरी मीटर की दूरी पे है, तो अगर वो बॉल को रोकेगा तो उसको ज्यादा चोट लगेगा या कम? अगर रोकेगा तो ज्यादा लगेगा ना, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? जो ज्यादा दूर फील्डर लगा उसके रेस्पेक्ट में। मतलब कि अगर कोई दूसरा फील्डर है जो बाउंड्री पे है, बाउंड्री लाइन पे है, कितना भी यहाँ से तेज मारेगा लेकिन बाउंड्री लाइन तक जाते क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा उसको स्लो हो जाएगा स्पीड, यानी कि उसके रेस्पेक्ट में जो नजदीक वाला है उसको ज्यादा चोट लगने का आशंका है। ऐसा क्यों? मास तो दोनों में वही है ना, बॉल का मास थोड़ी ना बदला है, वैसे मास कभी नहीं बदलता है, तो बॉल का मास तो वही है, लेकिन फिर भी जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी समझता है ना, प्रभाव, इफेक्ट को इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्ट, यानी कि प्रभाव को इंग्लिश जब पढ़ रहे होते तो इफेक्ट बोलते हैं, लेकिन वही फिजिक्स में उसको इफेक्ट ना बोले क्या बोल रहे हैं, इंटेंसिटी बोल रहे हैं। मतलब वही है, फिजिक्स में कुछ अपना स्टैंडर्ड वर्ड यूज करेंगे, तुम लोग भी आदत डाल लो अभी से। तो उसका इंटेंसिटी यानी कि इफेक्ट आगे वाला को ज्यादा महसूस हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू बाउंड्री वाला फील्डर। मास सेम है, चेंज क्या हुआ? एक्सेलरेशन चेंज हुआ। तो फिर वैसा टर्म तो अभी पढ़े नहीं कि चेंज इन एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, पढ़े हैं क्या? हाँ, लेकिन ये पढ़े हैं कि चेंज इन वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, पढ़े थे ना। तो ये भी तो कह सकता था कि सर वेलोसिटी चेंज हुआ, जब आगे क्रिकेटर मारा था बॉल को, यानी कि जो बैट्समैन, यानी कि अब एक और बात, अभी पढ़ाई के बाद में एक और बात याद आ गया, थोड़ा जीके से रिलेटेड है। पिछले साल शायद, हाँ पिछले साल, इस साल मोहर लग गया है कि अब बैट्समैन नहीं बोला जाएगा, क्योंकि जब फीमेल क्रिकेट होता था तो उसको भी बैट्समैन बोलना उचित नहीं लगता था। बैट्समैन मतलब क्या हुआ, मैन जुड़ा हुआ है उसमें ना, तो फिर उस हिसाब से तो वुमेन खेल रही है तो बैट्सवुमेन बोलना चाहिए था, तो इस वजह से विद्रोह थोड़ा हुआ, या कहो डिस्कशन हुआ, तो अब बैट्समैन बोला ही नहीं जाएगा, अब जो बैटिंग कर रहा है उसको बैटर बोला जाता है। थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए बता दिया ऐसे ही, क्या बोलते हैं उसको, बैटर बोलते हैं, बैट्समैन नहीं बोलते हैं, याद रखना इस चीज को। तो बैटर जो है वो बॉल को वो मारा यहाँ से, तो जो सामने वाला फील्डर था उसको ज्यादा चोट लगा, पीछे वाला को थोड़ा कम लगा, तो इसका मतलब ये भी तो तुम कह सकते हो ना कि वेलोसिटी में चेंज हुआ होगा, आगे जो है उसको ज्यादा तेज बॉल गया होगा और जो पीछे उसका बॉल का स्पीड कम गया होगा, यही हुआ होगा ना। हाँ, सडनली तो खैर कहीं भी लग सकता है, लेकिन ये बाद की बात है, लेकिन चेंज क्या हुआ, वेलोसिटी चेंज हुआ ना, पक्का? ठीक है, तो इसका मतलब फोर्स से ये नहीं समा रहा था, यानी कि फोर्स सिर्फ ये पढ़ करके ये काम नहीं चल रहा था कि कोई ये नहीं कर सकता था कि फोर्स चेंज हुआ, वही तो क्वेश्चन ही पूछे थे कि फोर्स कम क्यों इसको लग रहा है, उसको ज्यादा क्यों लग रहा है, क्वेश्चन मेरा यही था। तो कोई ये नहीं कह सकता था कि सर फोर्स चेंज हुआ है, कह सकता था कोई? जब हम पूछें कि डिस्टेंस क्या है तो ये थोड़ा ना बुलाया कोई कि डिस्टेंस इज डिस्टेंस, हम तुमसे क्वेश्चन ही यही पूछे थे कि फोर्स का इंटेंसिटी आगे वाला के पास कम क्यों है और पीछे वाला के पास ज्यादा क्यों है, तो तुम आंसर ये तो नहीं दे सकते थे ना कि फोर्स कम गया इसलिए या फोर्स ज्यादा है इसलिए, यानी कि इसको अगर आंसर देना है तो कोई दूसरा टर्म में आंसर देना होगा। दूसरा टर्म बनाया गया और वो टर्म का नाम क्या था, मोमेंटम। यानी कि तुम्हारा एक टर्म पहले से मौजूद है, मास तो हमेशा रहेगा, पहले तुम लोग से वही डिस्कस कर लिया है कि मास तो वही है, बॉल तो वही है, बॉल में तो मास का चेंज होगा ही नहीं, यहाँ पे भी वही बॉल गया है, बाउंड्री पे भी वही बॉल गया है, लेकिन चेंज क्या हुआ है, वेलोसिटी। यानी कि सिर्फ मास और वेलोसिटी मिलकर के क्या बनाता है, मोमेंटम। यानी कि मोमेंटम का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, m इंटू बी, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अब इसके बाद एक और तरीका है समझाने का, मोमेंटम और फोर्स में क्या अंतर है। सबसे बड़ी बात अभी थोड़ी देर पहले हम ही पूछने वाले थे, पूछे भी थे शायद, लेकिन उस समय रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा था, कि मोमेंटम और फोर्स में क्या अंतर है। कोई जानता है तो जवाब दे सकता है। हाँ, बेसिक तो एक डेफिनेशन हमको या डिफरेंस नजर आ रहा है कि फोर्स में एक्सेलरेशन इंक्लूड है और मोमेंटम में वेलोसिटी इंक्लूड है। ये तो कोई भी देख के बता सकता है। फोर्स का अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, F इक्वल टू एम ए लिखते हैं ना, और पी का, अच्छा पी क्या है, मोमेंटम का जो सिंबल है एम ना होकर के पी है। एक बार और धोखा वैसे तुम लोग के साथ पहले भी बहुत बार हो चुका है, आज पहली बार नहीं है।
डिस्टेंस का सिंबल डी से होना चाहिए था, लेकिन था किस चीज से? एन उसका ऐसे यूनिट है, सिंबल एफ ही है। तो धोखा एक बार और हुआ ना, मोमेंटम एम ना होकर के क्या हो गया? पी। याद रखना कि पी किसका सिंबल है? मोमेंटम का। अब एक बात और, इसी चैप्टर में प्रेशर भी आएगा तुमको। एक मिनट, इसी चैप्टर में तुमको मोमेंटम के बाद प्रेशर भी आएगा, तो फिर प्रेशर में भी पी आएगा तुमको, फिर तो कंफ्यूजन बढ़ जाएगा ना कि मोमेंटम को भी आप पी से डिनोट कर रहे थे और प्रेशर को भी पी से कर रहे हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में हो जाएगा ना कंफ्यूजन। इसीलिए साइंटिस्ट लोग इसको पी के अलावा कुछ और भी नाम दिया कि अगर आपका मोमेंटम के साथ साथ उसी क्वेश्चन में प्रेशर भी पूछता है कोई, तो सिंबल दोनों का अलग अलग यूज करना पड़ेगा ना। तो इसलिए बस किया ये कि इसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया, बोला कि ये मोमेंटम, इस सिंबल का नाम क्या है? इसी को रो भी बोलते हैं। हालांकि रो फिर डेंसिटी में भी आएगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल में, इसलिए समझो कि स्मॉल पी, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं लेना है। रो फिर तुमको डेंसिटी में भी आएगा, इसी चैप्टर में है। अगर हिस्टोग्राम में देखोगे तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल इसी चैप्टर में है ना, अभी दिखाए भी थे। तो फिर उस समय डेंसिटी आएगा, फिर डेंसिटी में फिर रो आएगा, फिर उस समय रो को बोलेगा कि सर डेंसिटी के लिए यूज कर रहे थे, तो फिर वहां फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए उस सब कंफ्यूजन से दूर रहना है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि स्मॉल पी मेरा मोमेंटम है, कैपिटल पी मेरा प्रेशर रहेगा। ठीक है, डिफाइन कर लिए। बस सिंबल को थोड़ा सा ऐसे करके तिरछा करके लिखना। अगर ऐसे ना लिख पाओ तो जैसे कर्सिव में हम लोग लिखते हैं, ऐसे तो लिख ही सकते हो, कम से कम कर्सिव तो लिख ही सकते हो ना, तो ऐसे लिखेंगे। अब पी हो गया मेरा, स्मॉल पी छोड़ो, स्मॉल पी बार बार क्या बोलेंगे, समझो पी है। अब पी इज इक्वल टू हम लोग का क्या है, फॉर्मूला भी तो लिखे, ऊपर से देखी के तो बोलना है, इतना क्या सोचने लग जाता है। पी इज इक्वल टू एम वी। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि फोर्स और मोमेंटम में क्या अंतर है, तो डायरेक्ट तुम बोलोगे कि सर इसमें एक्सेलरेशन है और इसमें क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी नहीं है, 3 बार हम प्रोनाउंसिएशन इससे थोड़ा देर पहले किए थे, वेलोसिटी। हाँ, वेलोसिटी नहीं है, वेलोर पहुंच जाना। तो पहला अंतर तो ये है, लेकिन इसको अगर हम टेक्निकली, प्रैक्टिकली, थ्योरेटिकली अगर समझाए तो कैसे होगा, या वर्बली समझाना होगा तो जैसे अगर बॉल के बारे में पूछे हम, तो बॉल जो महसूस किया वो फोर्स महसूस किया, बॉल मोमेंटम को महसूस नहीं किया है। बॉल किसको महसूस किया है, फोर्स को, क्योंकि वो उसका स्पीड बढ़ा भी है, उसका स्पीड घटा भी है। बॉल में दोनों हुआ है, पहले स्पीड बढ़ा उसको जब मारे बैट से तो उस समय स्पीड बढ़ा, और कुछ देर के बाद फ्रिक्शन की वजह से, एयर फोर्स की वजह से, एयर फ्रिक्शन की वजह से, एयर प्रेशर की वजह से उसका स्पीड क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम जाता है और फिर फाइनली रुक जाएगा। तो उसमें स्पीड बढ़ा भी है और घटा भी है। जहां ये दोनों प्रोसेस हो, इसका मतलब कि उसमें एक्सेलरेशन आएगा, और जहां एक्सेलरेशन आएगा उसका मतलब उसमें क्या लगा था, फोर्स। यानी कि बॉल में जो लगा वो क्या था, फोर्स। लेकिन जब फील्डर उस समय बॉल को पकड़ रहा था, यानी कि फील्डर के पास सिर्फ एक प्रोसेस हुआ, फील्डर के पास बॉल तब पहुंचा जब बॉल का कोई एक फिक्स वेलोसिटी था। कोई शक इसमें? बॉल मेरे हाथ में यहाँ आने वाला है, तो बॉल यहाँ पे एकदम आने वाला, सट गया है समझो, तो बॉल को एक ही स्पीड से आया होगा या 15-20 बदल रहा होगा स्पीड, कोई एक ही स्पीड से ना आया होगा मेरे हाथ में। हाँ, हम 4 कदम और पीछे चले जाएंगे तो हो सकता है कोई और स्पीड से आएगा, लेकिन जब वहां पे भी आएगा तो कोई एक ही स्पीड से आएगा, क्योंकि वो प्रोसेस नहीं है, वो मोमेंट है, इंस्टेंट है। मोमेंट मतलब समझता ना, एक पल, क्षणिक। जो मेरे हाथ में आ रहा है वो एक पल है, और एक पल में 2 वेलोसिटी कैसे शो करेगा। लेकिन बॉल प्रोसेस फॉलो कर रहा था, बॉल को आगे भी जाना है, रुकना भी है, स्पीड भी बढ़ना है। बॉल वाज showing the process, but in our head if we are taking the ball then it is a moment, यानी कि एक क्षण है। उस समय अगर बॉल मेरे हाथ में आया तो उस समय उसका कोई एक ही स्पीड रहा होगा, इसलिए ये जो हाथ में लगा वो फोर्स नहीं लग करके क्या लग रहा है, मोमेंटम। मोमेंटम लग रहा है, यानी कि उसके पास मास है और उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक वेलोसिटी है, जिसका वैल्यू दिया हुआ रहेगा। जैसे हम तुमको कहे कि बॉल जब मेरे हाथ में आया तो उस समय उसका 30 मीटर पर सेकंड स्पीड था, तो बस हो गया, 30 मीटर पर सेकंड से हम बॉल को पकड़े। जब बाउंड्री पे गया उस समय 10 मीटर पर सेकंड था, कोई बात नहीं, स्पीड फिक्स है। वहां पे भी जहां स्पीड फिक्स हो गया वहां पे मोमेंटम, जहां स्पीड फिक्स नहीं है, वेरी कर रहा है, पूरा प्रोसेस फॉलो कर रहा है, वहां पे क्या है, फोर्स। समझ गया? समझा ना? yes, तो फोर्स हो गया और मोमेंटम हो गया। अब मोमेंटम में कुछ चेंज करके
एक लॉ बना लिया, वही मतलब हमको मोमेंटम से ही मिलकर के फोर्स बना है ना। मोमेंटम को ही अगर 20 25 100 200 छोटा छोटा पल को अगर जोड़ दे तो वही पल जुड़ते जुड़ते फिर क्या बन जाएगा, बॉल का पूरा प्रोसेस, और पूरा प्रोसेस क्या बोलते हैं, फोर्स। तो यानी कि मोमेंटम ही तो कन्वर्ट होता है ना फोर्स में, पक्का। छोटा छोटा मोमेंट मिलके ही ना फोर्स बनेगा। तो न्यूटन क्या कहा, ध्यान देना। अब न्यूटन कहा कि जो मेरा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। अब जहां तक तुमको याद होगा हम बताए थे कि रेट जहां लिखा हुआ है वहां इनबिल्ट, यानी कि भले ही दिया हो चाहे नहीं दिया हो, रेट का मतलब ही होता है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जब ऐसा लेसन पढ़ा रहे थे तो उस समय ये बात बताए थे। जो लोग बच्चे नए आए हैं, जो लोग व्यूअर नए आए हैं, वो लोग समझ जाओ कि जहां रेट दिया हुआ है वहां समझ जाना है तुमको कि वहां टाइम इनबिल्ट है, छुपा हुआ है। यानी कि अगर हमको रेट यहां से मिटाना है तो चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाई क्या लिखना होगा, टाइम। समझा, रेट का मतलब ही यही है। तो इसको हम मिटा ही देते हैं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, अब चेंज इन मोमेंटम, ये चेंज तो हम तभी ना निकाल सकते हैं जब हमको कोई दो केस देगा। चेंज मतलब दो केस चाहिए ना, तभी तो बदलाव का पता चलेगा ना। जैसे कोई लड़का बहुत पहले दुबला था फिर हेल्दी हो गया तो बोलेंगे चेंज हो गया है लुक, कैसे पता चला, दो केस देख रहे हैं तभी तो यहाँ पे हम चेंज का बात कर रहे हैं, किसका, मोमेंटम का। तो हमको मोमेंटम का भी कितना केस लेना होगा, कम से कम दो तो कम से कम लेना ही होगा। तो हम दो लेते हैं, ऑलरेडी हम दो ही का एग्जाम्पल ही ले रहे हैं, लिए थे ना दो। एक में फील्डर कहाँ था, शॉर्ट पे, और दूसरा में कहाँ था, मतलब लॉन्ग, मतलब बाउंड्री पे। क्रिकेट में थोड़ा टर्म का वही दिक्कत है, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ फिर उसमें हो जाता है, तो बाउंड्री समझो डायरेक्ट। तो एक शॉर्ट पे फील्डर था और दूसरा बाउंड्री पे था, तो दो केस तो हम लिए ही थे। सही तो है, मेरे लिए एकदम सही एग्जाम्पल है। लेकिन जो पहले है, यानी कि जो पहले फील्डर लगा हुआ है उसका स्पीड वहां कुछ और है, बाउंड्री पे जब लगा हुआ है उसके लिए स्पीड कुछ और है, दो स्पीड हो जाएगा ना। और जब दो स्पीड आता है इक्वेशन में, तो हम लोग एक को यू से डिनोट करते हैं और दूसरे को बी से। ये क्लास 9th में ही हम लोग मोशन चैप्टर में देखे थे, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। यानी कि अगर हमको दो मोमेंटम शो करना है, यानी कि P1 और P2 हम लोग को शो करना है, तो P1 में हम लोग को mu लिखना होगा और P2 में हम लोग को mv लिखना होगा। और हमको चेंज चाहिए तो मतलब P2 माइनस P1, सही है। तो यहाँ पे हम क्या लिखने वाले हैं, अब एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P2 माइनस P1 डिवाइडेड बाई T। अब सबको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखे हैं तो टाइम को भी सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिए। सेम, अब P2 का फॉर्मूला mv, P1 का फॉर्मूला mu डिवाइडेड बाई T। अब m दोनों में है तो कॉमन ले ले, कोई रोएगा नहीं ना, ठीक है। तो m कॉमन ले लेते हैं तो v माइनस यू डिवाइडेड बाई T। अब v माइनस यू डिवाइडेड बाई T किसका फॉर्मूला है, तो f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, m a। आ गया ना। इसका स्टेटमेंट जो था, क्या स्टेटमेंट था सेकेंड लॉ का, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। यही बता के तो शुरू किए थे, आ गया ना वही। अब फिर इसके बाद क्या किए थे, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए तुमको क्या बताए थे, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए क्या लगाए थे, कांस्टेंट। कांस्टेंट लगाने के लिए कुछ भी मान लिए के, और के का वैल्यू फिर हम मान लिए 1, तो f क्या हो गया, f इज इक्वल टू m। यानी कि दो स्टेटमेंट फोर्स का सेकेंड लॉ में है, यानी कि टोटल 4 स्टेटमेंट हो गया। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ का एक स्टेटमेंट, न्यूटन सेकेंड लॉ का 2 स्टेटमेंट और न्यूटन थर्ड लॉ का 1 स्टेटमेंट। फिर से रिपीट कर दे क्या, फर्स्ट लॉ में क्या कहा था कि अगर कोई मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, अगर कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। दूसरा में क्या है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, मास एंड एक्सेलरेशन। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब लास्ट स्टेटमेंट यानी कि फोर्स लॉ नंबर 3 का क्या है, वेयर देयर इज एक्शन देयर इज ऑल्सो रिएक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन इज सेम बट डायरेक्शन इज अपोजिट। यानी कि डायरेक्शन अपोजिट होगा लेकिन वैल्यू सेम होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा। अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग एक करके देखते हैं सबका। तो इसके पहले जहाँ तक कि मैं बोला था कि अब हम लोग एप्लीकेशंस या कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, एक एक करके देखते हैं। पहला वाला तो काफ़ी आसान है, जिसमें इनर्शिया पे बात कर रहे थे। उसमें हम लोग कहाँ कहाँ काम आएगा,
और कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग रियल लाइफ में भी। सबसे पहला तो हम लोग रोज गाड़ी, साइकिल, बाइक, पैदल, ये सब तो आना जाना लगा रहता है। जिसके पास बाइक होगा वो तो जानता ही होगा, जैसे ही ब्रेक मारते हैं हम लोग का शरीर आगे की तरफ जाता है या पीछे की तरफ जाता है? क्यों? अच्छा ये सब छोड़ो, ये बाद की बात है। पहले ये बताओ कि ब्रेक अगर हम लोग मारे तो फोर्स, मतलब गाड़ी मेरा इधर चल रहा है, ठीक है ना, मतलब गाड़ी मेरा चल रहा है इधर की तरफ, ओके। अब गाड़ी जो चल रहा है इधर की तरफ, अगर ब्रेक मारा गया तो फोर्स किधर लगेगा? पक्का? फोर्स किधर लगेगा? ब्रेक का। ये था एक्सेलरेशन का फोर्स, यानी कि गाड़ी चल रहा था, या मोशन का हम भी कहते हैं। यहाँ पे मोशन ज्यादा सही रहेगा। मोशन किधर की तरफ है? इधर की तरफ है। लेकिन जब हम ब्रेक मारे तो किधर की तरफ लगाएगा वो फोर्स? इधर की तरफ। अब मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। कौन कहा था? नहीं, सिर्फ इतना ही कौन कहा था? तो गैलीलियो। जब तक कि फोर्स ना लगाए, तो फोर्स लगा दिए हम। क्या लगाए? फोर्स। ब्रेक लगाए ना, फोर्स ही है ना वो। तो अब फोर्स लगाए हैं तो मोशन इसका भंग होगा। लेकिन अचानक से अगर हम इसको करेंगे तो हम लोग का बॉडी भी तो मोशन में था इसके साथ। गाड़ी के लिए तो हम लोग लगाए ब्रेक, हम लोग के लिए क्या? कुछ नहीं ना। तो इसलिए हम लोग का शरीर, क्योंकि फोर्स इधर की तरफ लगा तो हम लोग का शरीर किधर की तरफ जाना चाहिए? किधर? मैनेज किधर होगा? मैनेज किधर होगा? आगे जाएंगे तब मैनेज होगा या पीछे जाएंगे तब मैनेज होगा? आगे जाएंगे। यानी कि अगर ब्रेक मारेंगे तो हम लोग का शरीर भी किधर जाएगा? ऐसे। अरे नोटिस करो ना, ऐसे ब्रेक मारते तो ऐसे नहीं झुक जाता है आदमी, तो आगे ही जाता है ना। अगर वही, अच्छा चलो दूसरा एग्जांपल देते हैं। एक बार की बात है, हम नया नया सीखे थे गाड़ी चलाना, हंसी आ गया हमको। शुभम सर बैठे हुए थे पीछे गाड़ी पे, नया नया गाड़ी चलाना सीखे थे और गियर में थोड़ा दिक्कत था। अचानक से छोड़ते थे ना तो तुरंत इतना में स्पीड हो जाता था, 35, 30, 32 ऐसे हो जाता था। सो अचानक से एक बार क्या हुआ कि 35 हो गया। शुभम सर पूरा इससे उलट, इससे हो गया, पकड़ो 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 पकड़ो। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर अचानक से स्पीड आगे की तरफ बढ़ाया तो आदमी किधर की तरफ भागेगा? पीछे की तरफ। याद रहेगा ना अब कि अगर स्पीड आगे हम बढ़ाए हैं तो आदमी किधर की तरफ जाएगा? पीछे की तरफ। ये किसके वजह से हो रहा है? क्योंकि आदमी रेस्ट में था तो रेस्ट में रहना चाहता था, और हम उसमें कहाँ जबरदस्ती गाड़ी को मोशन में ले आए हैं। लेकिन आदमी तो तैयार नहीं था, तो आदमी अपने आप को मोशन में लाने के लिए थोड़ा बहुत हिलाएगा। हिलाने के लिए कहाँ जाएगा? पहले पीछे, तब मैनेज होगा जाकर के। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल तो एकदम कॉमन है। उसके बाद छत पे भी तुमको बोलता है बैठने के लिए, मना करता है। बस उसके छत पे, ये छत नहीं। कोई समझा कि सर छत पे तो हम लोग दिन भर बैठ के टाइम पास करते हैं, क्या कौन सा गेम? हाँ, पबजी खेलते हैं। तो वो वाला छत का बात नहीं हो रहा है, छत बात हो रहा है बस का। तो बस के छत पे मना करता है बैठने के लिए, क्यों? क्योंकि अचानक से ब्रेक मारेगा, मतलब चल रहा है 70 के स्पीड में, अचानक से कोई गाड़ी आया, बस में ब्रेक मारा है, तो आदमी जो आगे बैठा है वो कहाँ जाएगा? बस के नीचे, और बस फिर कहाँ जाएगा? वो आदमी के ऊपर, और आदमी कहाँ जाएगा? फिर ऊपर। क्या इसका साइकिल है? मजा आ गया। तो इसलिए बस के ऊपर बैठने में मना करता है। किस वजह से? यही इनर्शिया की वजह से। तो मतलब इनर्शिया दुश्मन है या दोस्त है? दोस्त है कि दुश्मन है? दोस्त है कि दुश्मन है? इनर्शिया दोस्त है कि दुश्मन है? जल्दी बोलो। दोस्त है। अच्छा चलो, ये आज का तुम्हारा काम है, सोच के आना, क्रिएटिविटी बढ़ाओ, यही सब ना। नेक्स्ट, अब कैरम बोर्ड खेला है तुम लोग? पड़ोसी के घर में जा करके? अच्छा, अपने घर में पड़ोसी को बुला करके? ये ज्यादा सही है। सब लोग? कोई तो होगा जो पड़ोसी के घर में जाता हो खेलने के लिए। हाँ ठीक है, कोई तो बोला, सच बोला ये। तो कैरम बोर्ड खेला होगा तो उसमें एक चीज नोटिस किया होगा कि जब हम लोग 10 कॉइन, यानी कि 10 वो रखा हुआ रहता है, और स्ट्राइकर से हम सिर्फ नीचे वाला को मारते हैं तो सिर्फ नीचे वाला जाता है, ऊपर वाला हिल के ऐसे से रह जाता है। लेकिन उसके लिए तेज शॉट मारना पड़ता है। अगर धीरे से मारोगे तो सब भरभरा के गिर जाएगा, लेकिन वही तेज मारोगे तो सिर्फ नीचे वाला निकलेगा और बाकी सब वहीं रह जाएगा। ऐसा क्यों? इसमें किसका रीजन है? बोलो। इसमें भी वही है, इनर्शिया। सारा रेस्ट में था, सिर्फ हम नीचे वाला को मोशन में लाए स्ट्राइकर मार करके, ऊपर वाला अभी भी किसमें है? सब रेस्ट में ही है ना। तो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, लेकिन क्योंकि हम नीचे वाला में स्पीड दिए हैं और बेसमेंट ही खाली कर रहे हैं,
यानी कि नीचे जो आधार था यानी कि बेस जो था वही हटा रहे हैं, तो इसलिए जो ऊपर से गिरेगा वो बेस हटने की वजह से हिल रहा है, और हिल करके वो अपना इनर्शिया को मेंटेन करेगा, मतलब रोकेगा अपने आप को कि हम रेस्ट में थे तो रेस्ट में ही रहेंगे, और क्योंकि फोर्स लगाए थे हम तो डिस्टर्ब तो थोड़ा सा होगा, इस वजह से थोड़ा सा हिल करके वहीं रह जाता है। तो ये इसमें भी किसका यूज कर रहे हैं हम लोग, इनर्शिया का ही यूज कर रहे हैं। काफी है इतना। अब आगे है सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ में तो न्यूमेरिकल है, तो इसको न्यूमेरिकल के थ्रू देखना होगा, इसमें कोई ये नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है। अच्छा, एग्जाम्पल से हमको याद आया कि फोर्स में अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लो अभी दिया हुआ, क्या दे रहे हैं लिखो। अगर फोर्स में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज दैट कि एक आदमी है, आदमी छोटा, एक बॉल है, बड़ा सा बॉल है जिसका मास है 20 kg, और ठीक है 20 kg का ऑब्जेक्ट जो है ना वो 2 kg के ऑब्जेक्ट से टकरा गया है, और इस पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो बताओ कि फोर्स कितना होगा, फोर्स कितना लगाया गया। ये फोर्स लगा रहा है, इस पे लग रहा है, और इसमें जो एक्सेलरेशन बन के आया है वो ये है। तो बताओ फोर्स कितना लगा रहा है या फोर्स कितना लग रहा है। बनाओ। यहाँ ठंड लग रहा था क्या? तो हमको लगा एसी भी नहीं लगा है फिर भी ठंड लगने लग गया क्या सबको? लगेगा, एसी भी लगेगा। पहले ये बताओ, ये ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है, ये ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, और इसी पे इसका एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि फोर्स कितना लगा है। फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू, मतलब इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है क्या? 200। तो इसमें ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये फोर्स लगा रहा है, इसके मास से हमको अभी लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी दिया हुआ है सेफ्टी के लिए। तो जिस पे लगा रहा होता है ना, हमको फोर्स अगर पूछा है कि कितना फोर्स लगा, तो अगर हमको फोर्स पूछा है कितना लगा, तो सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला क्या, F इज इक्वल टू ma। अब हमको एक मास चाहिए और एक एक्सेलरेशन चाहिए, लेकिन जब यहाँ देखे तो हमको दो मास दिया हुआ था। कंफ्यूजन यहीं से स्टार्ट हुआ, बहुत लोगों का दिक्कत भी हुआ, कुछ लोग 200 बोला, कुछ लोग 220 बोला। तुम लोग के बैच में नहीं बोला, लेकिन पहले सुन चुके हैं, कुछ लोग दोनों को ऐड कर देता था। लेकिन जो ओरिजिनल आंसर है वो ये है कि जिस पे फोर्स लगा है हमको उससे मतलब होना चाहिए। तो किस पे लगा है 2 kg वाले पे, तो m की जगह क्या लेंगे 2, और a की जगह पे क्या लेंगे 10। आंसर कितना आएगा 20 न्यूटन, क्योंकि f का SI यूनिट क्या होता है न्यूटन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो इसका मतलब ये सबसे जरूरी बात था। बहुत बच्चा पूरा चैप्टर पढ़ जाता है लेकिन फिर भी पता नहीं चल पाता है कि मास किसका लेना है। तो जिस पे लग रहा है उसका मास लेना है। ठीक है, इसमें ये थी जानने वाली बातें। अब फिर तीसरा का एप्लीकेशन देखते हैं। तीसरा मतलब क्या, तीसरा थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या है, एक्शन के बदले रिएक्शन। तो बुक में शायद 6 एग्जाम्पल दिया हुआ होगा, HC वर्मा में। पिछले साल पढ़ाए थे तो हमको याद है कि 6 या 7 होगा। देख लो एक बार, तुम लोग चेक कर लेना। हालांकि जरूरी सब है, बुक भी थोड़ा बहुत रीडिंग डालना चाहिए। ऐसा नहीं कि बुक रीडिंग डालने से तुमको नुकसान होगा, बुक का रीडिंग करना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ पे हम हैं तो कुछ तुमको बता देते हैं, कुछ उसका एग्जाम्पल जो एकदम रियल लाइफ में एकदम कॉमन है। देखो, सबसे पहला, अगर तुम किसी को झापर मार रहे हो, अगर इंसान है तो इंसान को ज्यादा चोट लग गया, तुम्हारे हाथ को कम लगेगा। ठीक है, पहली बात ये तो तुमने नोटिस किया होगा। लड़ाई झगड़ा तो करते ही जाते रहता है, नहीं तो पापा मम्मी से तो खाया ही होगा, कम से कम मारा नहीं होगा तो मार खाया तो होगा ही कम से कम। तो लेकिन अगर उतना ही फोर्स के साथ, जितना फोर्स के साथ गाल पे मारे हैं, अगर उतना ही फोर्स के साथ, मतलब फोर्स नहीं बढ़ाना है, ऐसा नहीं कि दीवार पे मारना है तो जोर से मारना है, उतना ही फोर्स के साथ मारेंगे तो क्या दीवार में उतना ही फोर्स के साथ मारेंगे तो दीवार को भी उतना ही चोट लगेगा जितना गाल को लगा था, या फिर मेरे हाथ को उतना ही लगेगा जितना गाल के में लगा था, या दीवार वाले में मेरे हाथ में ज्यादा चोट लगेगा? समझा नहीं क्या? पहला केस में हम उतना ही फोर्स से किसी गाल पे मारे, और दूसरा केस में उतना ही फोर्स से हम दीवार पे मारे। तो ज्यादा नुकसान हाथ का किस में होगा? दीवार वाले केस में ना। और ऑब्जेक्ट जिस पे मार रहे हैं उसमें ज्यादा नुकसान किस केस में होगा? गाल वाले में। ठीक है, ऐसा क्यों?
पहली बात तो एक्शन रिएक्शन यहाँ से प्रूफ हम कर दिए हैं, अगर तुमने थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा तो। दीवार उधर से कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई आदमी नहीं है। अगर कोई आदमी तुमको एक झापड़ मारो तो बदले में मारो, तो तुम कहो कि हम मारे तो वो बदले में हमको मारा, तो वो एक्शन का रिएक्शन दिखाया। लेकिन यहाँ तो दीवार हमको मारने नहीं आया, हम उसी केस में, अलग से केस नहीं ले रहे हैं, उसी केस में जिस केस में दीवार पे मारे, उसी केस में उसी इंस्टेंट में हमको भी हाथ में चोट लगा। यानी कि अलग से जो कहते हैं ना कि अगर हम मारे हैं तो भी मारे ना करेगा, वो रिएक्शन का यहाँ बात नहीं हो रहा है। यहाँ बात हो रहा है फोर्स वाला रिएक्शन का। हम मारे यहाँ पे और बोर्ड में अगर हम यहाँ मारे और मेरे हाथ में चोट लगा, इसका मतलब तो यही है ना कि बोर्ड भी वापसी में फोर्स लगाया होगा। और कोई तुमको कोई ऑप्शन दिखता है क्या हाथ में चोट लगने का? कोई और रीजन दिखता है क्या? कोई कहेगा कि सर हार्ड ऑब्जेक्ट है, तो हार्ड ऑब्जेक्ट है तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब भी तो यही है कि फोर्स से ही चोट लगा ना, और फोर्स हम तो लगाए थे, तो फिर हम ही को कैसे चोट लग गया? इसका मतलब कि हम जितना फोर्स लगाए थे उतना ही फोर्स बदले में कौन लगाया था? हाँ, ये बोर्ड है, बोर्ड भी उतना ही फोर्स लगाया था बदले में, इस वजह से हमको चोट लगा। अब दूसरा सवाल तुम्हारे मन में आया कि सर गाल वाले केस में फिर हाथ पे चोट क्यों नहीं लगा? तो इसका दो रीजन। पहला, इंटेंशनली हम गाल पे मारे हैं तो हमको पता है, प्रिपेयर्ड है पहले से। अगर तुम प्रिपेयर होकर दीवार पे ही मारो तो तुमको ज्यादा चोट नहीं लगेगा, लेकिन अनजाने में कोई हाथ लेके तुमको दीवार पे पटक दे तो ज्यादा चोट लगेगा। ये नोटिस किया है आज तक? किया ही होगा। तो इसका मतलब माइंड पहला तो डिस्टर्ब, मतलब माइंड को पहले बात पता था कि हम किसी गाल पे मारे हैं, तो वो अंडरस्टूड था कि हम मार रहे हैं तो हमको चोट नहीं लगेगा, क्योंकि हम अंडरस्टूड किए हुए हैं। और दूसरा, गाल सॉफ्ट था दीवार के रिस्पेक्ट में या ज्यादा हार्ड था? सॉफ्ट था। तो दो रीजन हुआ, पहला मोमेंटम किधर की तरफ शिफ्ट था? गाल के तरफ, और दूसरा सॉफ्ट था गाल। अगर वही हम गाल से किसी के हाथ पे मारने जाए तो चोट किस पे लगेगा? गाल पे। क्यों? क्योंकि गाल हाथ से ज्यादा सॉफ्ट है। तो डिपेंड करता है दो चीज पे, पहला मोमेंटम किधर की तरफ शिफ्ट है, और दूसरा हार्ड है ऑब्जेक्ट या सॉफ्ट है। तो इसमें क्वेश्चन भी पूछा होगा तुमको एससी वर्मा पे कि हम एक फ्रेंड को ढकेले, वो गिर गया लेकिन हम नहीं गिरे, ऐसा क्यों? इसमें हार्ड और सॉफ्ट का बात नहीं है, इसमें बात है मोमेंटम किधर शिफ्ट है। मोमेंटम किधर की तरफ शिफ्ट है? जिसको हम गिरा रहे हैं उसके तरफ मोमेंटम शिफ्ट है ना। मोमेंटम किसके तरफ लग रहा है? उसके तरफ लग रहा है, वो नहीं लगा रहा है हम पे, हम लगा रहे हैं उसके पे, इसलिए गिरेगा कौन? जिस पे लगा रहे हैं वो गिरेगा, क्योंकि मोमेंटम उधर शिफ्ट है। फोर्स दोनों बराबर है, लेकिन मोमेंटम का जो डायरेक्शन है वो किधर शिफ्ट है? ऑब्जेक्ट की तरफ, या कहो फ्रेंड की तरफ। समझा? अब कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि नाव वाले में, पहले भी बताए थे, आज भी बताते हैं। नाव वाले में क्या है कि नाव में अगर कोई भी देखेगा तो एकदम पानी के बाहर नहीं लाता है, बालू पे नहीं लाता है, क्योंकि बालू पे फिर लाएगा तो ढकेलिए कौन ले जाएगा पानी में। इसलिए नाव को हमेशा किनारे पे खड़ा करता है, चाहे छोटा ना हो चाहे बड़ा ना हो। तो तुम उतरने समय क्या इस्तेमाल करते हो? न्यूटन्स थर्ड लॉ ही इस्तेमाल होता है उतरने समय। नाव को अगर हम ऐसे करके मान लो किनारे पे ऐसे पैर मार के उतरेंगे तो हम कहाँ जाएंगे फिर? कैसे? क्योंकि हम नाव को धक्का मारे एक एक्शन के साथ, तो नाव बदले में क्या किया? रिएक्शन, यानी कि बदले में वो हम पे फोर्स लगाया, और हम पे फोर्स लगाया तो हम कहाँ आगे आगे की तरफ उसी फोर्स का इस्तेमाल किए। इसको हाई जंप में भी इस्तेमाल करता है लोग। हाई जंप में तुम देखा होगा कि थोड़ा दौड़ के आता है, नोटिस किया? या लॉन्ग जंप में खड़े खड़े काहे नहीं कूदता है? पहला तो इनर्शिया रीजन है, आदमी अगर खड़े खड़े कूदेगा तो ज्यादा दूर तक कूद नहीं पाएगा, क्योंकि अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है ना, तो ज्यादा दूर तक कूद पाएगा क्या? नहीं। वही मोशन में है तो मोशन में से कूदना ज्यादा आसान है, क्योंकि मोशन को मोशन में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। पहला तो ये रीजन हो गया। और दूसरा, हम अगर जमीन पे फोर्स मारेंगे नीचे तो जमीन बदले में पैर पे मारेगा ना, और उसका फायदा उठा करके हम ज्यादा दूर तक कूद पाते हैं। सेम हाई जंप में भी है, सेम लॉन्ग जंप में भी है। तो अब ये सब बुक में नहीं होगा, ये प्रैक्टिकल लाइफ में तुमको एग्जांपल बता रहे हैं। दौड़ने के लिए या हाई जंप के लिए हम जितना जोर से पैर पे ऐसे झटका मारेंगे उतना ही जोर से हम ज्यादा जंप कर सकेंगे। और ये जिम्नास्ट में ऐसा बहुत सारा गेम है, ओलंपिक्स में भी देखा होगा कि ऐसा बहुत सारा आता है, एक डंडा लेके आता है, कूद के उस पार कर जाता है, देखा है ये सब वाला गेम। या फिर एक गद्दा जैसा रहता है, कूद के तुमको एक दिया रहता है, उसको कूद के पार करना पड़ता है, देखा होगा। ये सब गेम रहता है। उस समय भी क्या चीज का इस्तेमाल कर रहा है? उस समय भी इसी का इस्तेमाल कर रहा है। जितना जोर से हम नीचे कूदेंगे उतना जोर से हम ऊपर जाएंगे। चाहे वो सब छोड़ो, कोई मूवी में देखा होगा ना, और चाहे बच्चा का देखें, ब्लैक कलर का एक दे देता है कपड़ा जैसा, और उसको चारों तरफ से घेर देता है, बच्चा उसमें जाके कूदता है, जो जितना जोर से कूदता है वो उतना ऊपर जाता है।
देखा है ना ये वाला, उसमें भी किस चीज का इस्तेमाल कर रहा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ का। जितना फोर्स हम इस पे लगाएंगे उतना ही फोर्स ये बदले में हम पे लगाएगा। और सबसे फेमस एग्जांपल खैर ये नहीं है, सबसे फेमस है बंदूक वाला, बंदूकबाज। बंदूक वाला एग्जांपल कौन सा है, जब गोली यानी कि पिस्टल से गोली छूटेगा, बुलेट, तो बुलेट तो हम आगे की तरफ छोड़े हैं, यानी कि फोर्स हम किधर की तरफ लगाए हैं, आगे की तरफ। लेकिन जब बुलेट पिस्टल में से निकलेगा तो बुलेट तो लगाएगा ना पिस्टल पे वापस फोर्स, पिस्टल लगाया बुलेट पे तो बुलेट भी लगाएगा पिस्टल पे। लेकिन मास किसका कम था, तो बुलेट ज्यादा दूर जाएगा। और दूसरा बात, मोमेंटम भी किसकी तरफ शिफ्ट था, बुलेट की तरफ। तो मास था बुलेट का कम तो बुलेट ज्यादा दूर गया, लेकिन पिस्टल का मास तो ज्यादा था। और दूसरा बात, उसको हम ग्रिप से हाथ से भी पकड़े हुए थे, तो हाथ से पकड़े हुए थे और उसका मास भी ज्यादा था, इस वजह से ये इस पे फोर्स जो लगा, ऐसा थोड़ा कि पता नहीं चलेगा। गोली चला के तो खैर नहीं देखा होगा तुम लोग कभी, सोनपुर मेला में गुब्बारा फोड़ने वाला एक ठो गोली होता है, कभी जाना मेला घूमने तो वहां देखना वो, हाँ वही एयर बबल जो है उसको फोड़ने वाला होता है, एयर बैलून मतलब छोटा छोटा फुला के रखे रहता है, उसको फोड़ना है। उसमें भी महसूस कर सकते हो तुम लोग, जैसे ही गोली छोड़ोगे ना तो वो क्या होगा, बंदूक पीछे की तरफ झटका मारता है। क्यों मारा वो झटका, वो जो झटका मारा वो क्यों मारा, क्योंकि हम किया एक्शन और गोली जो बदले में किया वो क्या किया, रिएक्शन। तो यानी बहुत सारा एग्जांपल, अब कितना बताया जाए, बहुत सारा बता दिए। ठीक है, ये तीनों लॉ तुम्हारा हो गया एकदम फाइनली कंप्लीट। लिख उख लेना अपना बुक से थोड़ा हेल्प ले करके और स्टडी कर लेना। और जो वीडियो है देख रहे हैं वो हम काफी बताए हैं, रुक के अगर लिखना चाहे तो वहां से भी लिख सकता है। नेक्स्ट है अब हम लोग का नेक्स्ट हेडिंग है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यही है ना। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम शुरू करते हैं। अब एक चीज नोटिस किया होगा कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम न्यूटन्स थर्ड लॉ के ही बाद दिया है। क्यों, इसका मतलब यही है। अच्छा, अब तुम्हारे मन में आएगा कि सर इसमें गाड़ी वाला भी एग्जांपल दिया हुआ है न्यूटन्स थर्ड लॉ में, तो वो हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि उसको हम कहाँ देने वाले हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। इसलिए अभी दोनों हो जाएगा, एक साथ क्लियर हो जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हम लोग देखने वाले हैं, इसमें गाड़ी का एग्जाम्पल लेंगे, अभी उड़ाएंगे गाड़ी को, जैसे रोहित शेट्टी अपना मूवी में उड़ाते हैं। रोहित शेट्टी को जानता है ना, सिंघम, उसके मुंह में गाड़ी बहुत ज्यादा उड़ता है। तो हम लोग भी यहाँ गाड़ी को अभी टकराएंगे, उड़ाएंगे और पता करेंगे। तो का नेक्स्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वैसे तो है आसान, लेकिन इसको समझने में हो सकता है नाको चनी चबाना पड़ सकता है कुछ बच्चों को। हर साल देखते आए हैं, कुछ बच्चा को दिक्कत होता है, लेकिन अगर तुम लोग कॉन्सेंट्रेशन के साथ यहाँ पे अगर ध्यान देगा तो एक बार में 100% एक्यूरेट समझ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए किसी का 2 कार ठुकवाना पड़ेगा हमको। तो एक कार है हर्ष का, एक कार है साक्षी का। चलो ठीक है, हर्ष अपने कार में चढ़ के जा रहा था 70 के स्पीड में, 70, ठीक है ना, 70 के स्पीड में कार है। यहाँ बन जाए हमसे वही बहुत बड़ी बात है, 2 चक्का, ठीक है, कार हो गया, कार है मान लो, और ये है हर्ष का कार। हाँ, तो कार हमको इसको जिताना है ना, इसीलिए ठीक है। ये कार जो है, कोई बात नहीं, हो गया, यहाँ ध्यान दो। कार जो है ये 70 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, और ये कार जो है इधर की तरफ चल रहा था 20 मीटर पर सेकेंड से। लड़की है तो थोड़ा सेफ ड्राइविंग कर रही थी। तो अब हुआ ये, अच्छा मास भी लिखना होगा। देखो अब क्योंकि बात हो रहा है मोमेंटम का, तो मोमेंटम में मास भी जरूरी है ना, तो मास भी लिखना होगा। लगभग बराबर देखने में तो लग नहीं रहा है, लेकिन मान लो एज्यूम दैट कि इसका मास है लगभग 300 केजी और इसका मास है लगभग 400 केजी, ठीक है। ये 300 केजी का है और ये 400 केजी का है। केजी नहीं लिखे हैं, ध्यान रखना केजी है। तो मोमेंटम जो है अब हमको निकालना है, वो बाद की बात है। लेकिन अब टकराने के, देखो यहाँ अब टकराने वाला है, जैसे जैसे नजदीक आएगा वो टकराएगा। टकराने के बाद कौन किधर जाएगा, कितना स्पीड से जाएगा, कुछ कह नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ ले तो शायद हम निकाल सकते हैं। कैसे, वो अभी पता चल जाएगा। सपोज दैट टकराने के बाद, यानी कि आफ्टर कॉलिजन, एक और डायग्राम बनाएंगे। अब फिर से हम कार नहीं बना के अपना बेइज्जती करवाएंगे, समझ जाना कि आफ्टर कॉलिजन, कॉलिजन मतलब टकराने के बाद ये जो कार था उसका स्पीड वापस की तरफ हो गया, वापस की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड हो गया, ठीक है। वापस की तरफ कितना स्पीड हो गया इसका, मतलब ये छोटा सा कार, मतलब छोटा नहीं, 300 केजी का कार है, ये 400 का, दोनों टकराया। क्योंकि इसका स्पीड ज्यादा था तो किसको पीछे की तरफ जाना चाहिए था, इसी को जाना चाहिए था। गया भी है कितना मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड से पीछे की तरफ जा रहा है।
तो बताओ इसका स्पीड क्या होगा, ये वहीं रुक जाएगा या ये भी आगे बढ़ते जाएगा या ये भी पीछे जाएगा? ये तो कॉमन सेंस कह रहा है ना हम लोग का, लेकिन वैल्यू होगा क्या एक्चुअली वो तो लिखने के बाद ही पता लगेगा। तो अब इसको निकालने के लिए ही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आया था। लेकिन समस्या क्या है, समस्या नहीं समाधान कहो इसको, जो हम लोग को पहले से पता है वो ये कि अगर ये कार इस पे फोर्स लगाएगा एम में तो ये कार भी इस पे फोर्स लगाएगा एम में। किसी को डाउट? नहीं ना? अगर ये इस पे लगाएगा एम में तो ये भी इस पे लगाएगा एम में। अब तुम्हारा सवाल या तुम्हारा कंफ्यूजन, एम किसका लेना है? तो इसके केस में इसका एम लेंगे, इसके केस में इसका लेंगे, हाँ या ना? अभी तो बताएं कि जो जिस पे लगाता है उसका लेते हैं ना, अभी बताया ना थोड़ी देर पहले। तो कुल मिला के बात ये है कि F जो है वो माइनस एफ के बराबर होगा, यानी कि इसका F और इसका F दोनों आपस में बराबर तो है, ये तो पहले भी बात हो चुका था, हम 1 2 कर लेते हैं। लेकिन तुमको एक बात और हम बताए थे कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है, तो किसी एक में तो माइनस लगाना ही पड़ेगा हमको, या तो हम F1 में माइनस लगा दें या F2 में लगा दें। तो हम किस में लगाए? F2 में लगाएं, ठीक है। मतलब कि F2 उल्टा डायरेक्शन में चल रहा है, किसके रेस्पेक्ट में? F1 के रेस्पेक्ट में। हाँ, सर्दी खांसी का माहौल है तो अभी तो वैसे मौसम भी बदल रहा है, तो थोड़ा ध्यान दो सब, तुम भी और बाकी लोग भी। कुछ दिन अभी आइसक्रीम उस्क्रीम नहीं खाओ, कम से कम 10 दिन, नवंबर में फिर खाना अगर मन होगा तो, ठंड में, क्योंकि ये मौसम चेंज होने का समय है। अगर अभी खाओगे तो जल्दी बीमार पड़ने का चांस है, ठीक है। अब F का तुमको फार्मूला क्या बताए हैं, मतलब मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम का बात कर रहे हैं तो F को मोमेंटम के फॉर्म में लिखेंगे ना। मोमेंटम के फॉर्म में क्या था? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था ना, भूल गया, आज ही तो बताएं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था ना, तो यहाँ हम F1 का ले रहे हैं तो यहाँ मास 1 ले, B माइनस यू कर ले, लेकिन फिर यहाँ पे ही 1 1 करना पड़ेगा हमको, क्योंकि इसका 1 है, उसका 1, इसका 2 होगा, इस वाले ऑब्जेक्ट का 1 माने, इसका सब कुछ 2 मानेंगे, डिवाइडेड बाई T1, T को भी 1 मान लिए, टाइम तो आना ही था ना, तभी तो B माइनस यू बाई टी को A माने थे तो M इंटू A आया था, याद आया? तो इसका क्या मानेंगे? माइनस M2, माइनस तो रहेगा ही, V2 माइनस U2 डिवाइडेड बाई T2, सही है। एक बात अब हमको बताओ कि टकराने के बाद या टकराने समय जो भी है, टाइम तो सेम रहेगा ना दोनों का, कि टाइम अलग अलग रहेगा? टाइम तो सेम रहेगा। तो टाइम में जो ये T1 T2 किए हैं उसको डायरेक्ट कुछ ना करके सीधा हम T रहने देते हैं और T को क्या करते हैं, आपस में काट देते हैं, तो ये तो खत्म। टाइम तो सेम ही है, सेम ही टाइम स्पैन में देखेंगे ना दोनों को हम, इसलिए टाइम को हम कैंसिल आउट कर दिए। तो अब यहां से क्या बचा? M1 V1 माइनस M1 U1, और इधर से क्या बचा? माइनस M2 V2, और ये माइनस माइनस प्लस M2 U2, सही है, आ गया, खत्म, टाटा बाय बाय। M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M1 U1 प्लस M2 U2, यही है ना स्टेटमेंट। बस ये वाला इधर लिखना है, खैर वो तो इसको इधर इसको तो कभी भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। आ गया स्टेटमेंट में ना, यही है, मतलब 3 लाइन का था मुश्किल से, वो भी हमको तो यहीं से दिख गया था, तुम लोगों को खैर 3 स्टेप के बाद दिखा होगा, लेकिन इसमें किए हम कुछ नहीं है, फिर भी दिक्कत हो जाता है बच्चा लोग को समझने में। कहाँ दिक्कत आता है? यहाँ कैलकुलेशन में दिक्कत आता है पहला। दूसरा कहाँ दिक्कत आता है? दूसरा टाइम को कैसे काटे, इसमें दिक्कत आता है। तीसरा कहाँ दिक्कत आता है कि इसको माइनस कैसे लिए थे, वहां दिक्कत आता है। और चौथा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो फॉर्मूला ही भूल जाता है कि F को M V1 माइनस V2 मतलब M इंटू V माइनस यू बाई टी भी लिख सकते हैं, ये भूल जाता है। तुम लोग का चारों में से कौन सा समस्या है, पहले ये बताओ। कोई नहीं। माइनस में क्यों लिए? ठीक है, माइनस में क्यों लिए? क्योंकि हम थोड़ी देर पहले भी बताए थे, जब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बता रहे थे कि एक्शन और रिएक्शन भले ही मैग्नीट्यूड सेम रहता है, लेकिन अगर एक इस साइड है तो दूसरा इस साइड की तरफ फोर्स लगाएगा ना। जैसे देखो, एक इस साइड आ रहा था, एक इस साइड, तो फोर्स का डायरेक्शन तो बदल गया ना। तो हम अगर इसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन मान रहे हैं तो इसको पॉजिटिव फिर नहीं ना मान पाएंगे, इसको फिर क्या मानना होगा? डायरेक्शन तो नेगेटिव में ले ही सकते हैं। अगर हम जा रहे हैं नॉर्थ की तरफ और कोई जा रहा है साउथ की तरफ, तो उसको माइनस में ही लेंगे। ले सकते थे, तुम ले लो, कोई दिक्कत नहीं, यही आएगा। हम F2 को लिए हैं क्योंकि जनरली हम लोग RHS में माइनस सॉल्व करते हैं, LHS में नहीं। जनरली तुम लोग देखा होगा न्यूमेरिकल में भी हम लोग इस साइड माइनस रखने का प्रयास करते हैं, इस साइड नहीं।
फाइनली हम आंसर x का देते हैं या माइनस एक्स का देते हैं? x का ही देते हैं ना, इसलिए हम इस साइड को प्लस लिए हैं और इस साइड को माइनस लिए हैं जानबूझ करके, क्योंकि ये रूल नहीं है, पैटर्न कहो कि हम लोग फॉलो करते हैं तो करते हैं। अब यहाँ देखो F1 में क्या किया, फिर m इंटू वी माइनस यू बाई टी फॉर्मूला था, सबको 1 मान लिए, यानी कि v v1 u v1 m v1 और t v1। फिर यहाँ पे क्या था, सब कुछ 2 था, यानी कि इसको मैं सब कुछ 2 मान लिए, v v2 u2 m2 t2, लेकिन फिर t और t तो दोनों सेम था तो कट गया, तो फाइनली यहाँ से क्या बचा m1 v1 माइनस m1 u1, और यहाँ से क्या बचा माइनस m2 v2 और माइनस माइनस प्लस m2 u2। फिर इसको इधर उधर किया अरेंज, तो क्या आया m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। एक बार मेरे साथ रिपीट करना है, ज्यादा जोर से नहीं। m1 u1 बोलो प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। मतलब कि u1 वाला सारा एक साइड है ना, और v1 वाला फिर सारा एक साइड है। m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब इस पे ये क्वेश्चन बनाए, तुम लोग बोला था कोई आगे आएगा, कोई बोला था सर रुक जाएगा, कोई बोला था सर पीछे जाएगा, तो पता चल जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। m1 मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है 300 kg, kg नहीं लिखेंगे 300, ठीक है। v1 इसका फाइनल वेलोसिटी दिया था ना, किधर की तरफ, अपोजिट आ गया था ना, टकराने के बाद वापस की तरफ मुड़ गया था, यानी कि -10 या 10, -10 ना, -10 पक्का, प्लस m2 कहाँ है 400, इसका v2 नहीं दिया हुआ, यही तो निकालना है हमको। v2 इज इक्वल टू m1 u1, m1 क्या है 300, u1 क्या था इसका, प्लस m2 कितना है, और इसका जो वेलोसिटी था वो इस साइड था, तो यानी कि 70 या -70। सॉल्व करो, कितना आएगा ये -3000 प्लस 400 v2 इज इक्वल टू 6 पे 3, यानी कि 6000 प्लस माइनस 28,000। तो 400 v2 तो ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू ये माइनस भी उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि ये 6 प्लस में और ये 3 और प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 9000 माइनस 28,000। इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, ये माइनस में तो आएगा, ये कंफर्म है, 28 में से 9 जाएगा तो 19,000 आएगा ना, आ गया 19,000। अब हमको v2 निकालना है, तो v2 इज इक्वल टू माइनस 19,000 डिवाइडेड बाई 400। 0 से 0, 0 से एक और 0, 4 से ये कितना बार में कटेगा -4, और नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, पॉइंट में आएगा तो क्या हो जाएगा 30, ठीक है, यही आएगा ना, यानी कि इसका स्पीड किधर की तरफ रहेगा, इधर की तरफ ही रहेगा, और कितना स्पीड रहेगा 47.5 मीटर पर सेकेंड। सही है, सही है, तो यही आएगा इसका स्पीड, यानी कि तब भी ये चलते रहेगा, क्योंकि इसका मास भी ज़्यादा है और वेलोसिटी भी ज़्यादा था, तो कॉमन सेंस से तुम लोग भी यही बोला था कि किधर की तरफ चलते रहेगा, आगे की तरफ, तो चल रहा है, सही है। तो समझ में आ गया, फार्मूला याद हो गया, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। उस पर क्वेश्चन अगर 3 डेटा दिया जाएगा तो चौथा निकल जाएगा तुमको। एक दिन न्यूमेरिकल का क्लास अलग से कराएंगे, तो इसलिए आज हम नहीं करा रहे हैं, आज हम प्रेशर पढ़ा करके ये चैप्टर खत्म कर देते हैं एनसीईआरटी से। एससी ब्रह्मा में आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी दिया हुआ है, तो हम लोग अलग से देखेंगे, अलग से उसका एक वीडियो ही बन जाएगा और अलग से एक क्लास भी ले लेंगे, पूरा उसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल का डिटेल में बात करेंगे। आज हम लोग इस पे न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं, न्यूमेरिकल सब एक ही साथ कराएंगे, तो उसको अभी बाद में देखेंगे। अभी हम लोग का क्या है, इसके बाद क्या देखना है, प्रेशर, जो कि 8 में भी पहले से देख रखे हो, ठीक है। अब हम लोग का इस चैप्टर का ऑफिशियली लास्ट हेडिंग है प्रेशर। ऑफिशियली इसलिए क्योंकि एससी ब्रह्मा में एक चीज और ऐड कर दिया है, अभी जस्ट बता भी रहे थे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लेकिन उसका अलग से वीडियो भी बन जाएगा और अलग से लोग को भी, तुम लोग को भी अलग से ही पढ़ाना है, क्योंकि वैसे भी अलग ही है वो, ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ खास उसका इंटरफेरेंस है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। हेडिंग प्रेशर। प्रेशर में जो है, अगर क्लास 8 में थोड़ा बहुत याद होगा, थोड़ा बहुत भी अगर याद हो, तो प्रेशर 2 चीज से मिलकर बना हुआ है, फोर्स और
एरिया। मतलब कुल मिला के बात ये है कि हम भले ही एक मुक्का मारे, ठीक है, किसी को मारे और मतलब कि हाथी को मार दिए, चोट लगेगा उसको? नहीं ना लगेगा। एक बड़ा आदमी को मारे उसको थोड़ा कम लगेगा, थोड़ा बच्चा को मार दिए तब चोट लगेगा ना। तो कहाँ अंतर आ रहा है? हाथी मार दिया तो गया, फिर अंतर कहाँ आ रहा है? एज में या फिर फोर्स में या फिर एरिया में? वैसे तो अंतर कुछ में नहीं आ रहा है, ना फोर्स में अंतर हम किए ना एरिया में, अभी भी मुक्का से ही मार रहा है। बस अंतर ये है कि हाथी का एरिया बहुत बड़ा था और बड़ा भी था, तो इस वजह से उसको चोट कम लगा। बड़ा वाला आदमी का भी एरिया बहुत ज्यादा था, उसके सामने हम उसके रेस्पेक्ट में देखें तो मेरा हाथ काफी छोटा पड़ गया। मतलब शरीर तो इतना बड़ा रहता है ना कम से कम, हाँ किसी किसी का इतना भी रहता है, तो फिर भी तो कम ही है। लेकिन वही बच्चा में इतना को शरीर है, वो में एक मुक्का घुसा दिया तो चोट ज्यादा लगेगा। खैर ये बाद की बात है, ये हम ऐसे ही मजाक में बोले थे, जो पढ़ना है वो ये नहीं पढ़ना है, ये तो ऐसे एग्जाम्पल दिए थे। मतलब एरिया में क्या क्या दिक्कत हो सकता है। अब जैसे देखो, तुम लोग बैग ही उठा के लाता है, लाता भी है ना, कोई पन्नी उन्नी वाला लेना है? पन्नी में क्या किताब रख के लेके चला आया? पहले लाता था। अच्छा, तो बैग में अगर किताब लेकर आता है यानी कि बुक्स लेकर के आता है, तो जब हल्का होता है तो हल्का महसूस करता ही होगा, उसमें तो खैर नो डाउट। लेकिन जब भारी है तो तुमको थोड़ा दर्द देने लगता होगा पीठ, ऐसा हुआ कभी? कभी कभी होता होगा। अगर उसको ओवर कम करना है, यानी कि उसको अगर हमको मैनेज करना है, तो क्या करते हैं हम लोग? बीच में ऐसे हाथ फंसा लेते हैं, ऐसे करते हैं ना, और इधर उधर कर लेते हैं। और मान लो कि अगर वो स्ट्रिप भी नहीं रहता, सिर्फ तुमको उसको हाथ में उठाना रहता, तब और ज्यादा तकलीफ होता है या कम तकलीफ होता है? और ज्यादा तकलीफ होता ना। सबका रीजन अभी पता चल जाएगा, थोड़ा देर रुक जाओ। हालांकि पहले भी 8 में पता ही है, कुछ नया नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी। अब कांटी जो है, आदित्य एक कांटी लेकर के आया और उसका जिधर मोटा वाला भुंडी होता है ना, उसको दीवार में लगा के इधर से ठोक रहा था। हम पूछे ऐसा क्यों कर रहा है, तो बोला कि कांटी ही है, किधर से भी चला जाएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं ना, नहीं होगा ऐसे। क्योंकि अगर किसी चीज में हमको ठोकना है तो उसका जो एरिया है वो पतला होता है, तभी जाता है वो अंदर, नहीं तो नहीं जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी एक सेम रीजन है। आगे पढ़ो अब, और भी एग्जाम्पल है। जैसे बालू में मधु जो है वो चली गई बालू में और चंगुल पे चले। चंगुल पे तो समझता है ना, मतलब ऐसे चल रही थी, पूरा यहाँ तक पैर डूब गया उसका, घुस गया। फिर ये हर्ष गया, ये खाली पैर चल रहा था, इसका ही पैर घुस गया। सौरभ गया, ये जूता पहने हुआ था, इसका थोड़ा देर तक टिका, लेकिन इसका भी थोड़ा देर के बाद चला गया। और ये जो है ना नीरज, पैर में बड़का बड़का लकड़ी इतना बड़का बड़का बांध लिया था अब बताओ कि लकड़ी पूरा पैर में बांधे हुआ, उसके बाद चल रहा है, तो क्या इसका पैर धंसेगा बालू में? नहीं ना। क्यों नहीं? क्या अंतर क्या कर रहे हैं सब में? एरिया का अंतर कर रहे हैं। ठीक है, अब फाइनली आंसर की बारी कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके लिए पहले फॉर्मूला देखना होगा। प्रेशर जो है उसका सिंबल होता है P। अभी थोड़ी देर पहले हम बोले भी थे कि प्रेशर में फिर दिक्कत होगा ये, तो प्रेशर में कौन सा P है? ये कैपिटल P है। और प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स बाय एरिया। ठीक है, अब देखो इसमें अब और भी बहुत कुछ समझना है। अच्छा, एक डायरेक्टली इनवर्स, डायरेक्ट रिलेशन और इनवर्स रिलेशन मतलब पता है तुम लोग को? बताए थे ना, एग्जाम्पल दिए तो भी याद है ना? हाँ हाँ, फिर से दें। देखो इसमें जो डायरेक्ट रिलेशन में है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो कौन सा है? ये वाला। और जो इनडायरेक्ट है वो कौन सा है? एरिया। अब देखो कुछ बच्चा को शायद नहीं समझ में आएगा, तो मेरा बेस्ट एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा तरीके से समझाते हैं इस चीज को। डायरेक्ट रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन, यानी कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ये हम लोग अभी समझ जाएंगे, थोड़ा ही देर में तुरंत समझ जाएंगे। 1 मिनट का कहानी है, उसके बाद फिर सब कुछ तुम्हारी जुबानी है। वाह, शायरी हो गया। ठीक है, तो कहानी कुछ इस प्रकार का है कि आयुष एक बार छत पे गया। इसका जो घर है वो 3 तला का है, 3 फ्लोर का है। और अच्छा, सही में 3 तला है क्या? ओके।
और बगल में एक और घर है जिसमें भी एक लड़की रहती है, उसका भी घर 3 तल्ला ही है। हंसो नहीं, हंसो नहीं, समझना है तो हंसो नहीं फिर। तो ये छत पे जो रोज जाता था और नैन लड़ाता था सामने सामने, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट है या इनडायरेक्ट कांटेक्ट है? तो ये जब सामने हुआ तो डायरेक्ट कांटेक्ट है ना। अगला दिन क्या हुआ कि लड़की के मम्मी को पता चल गया, उसको छत पे ही जाने नहीं दे रही है। तो लड़की फिर भी है बदमाश, बालकनी पे आ गई है। अब ये इसको ऐसे करके देख रहा है, वो भी नीचे से ऐसे देख रही है। ये ऊपर से ऐसे देख रहा है, वो नीचे से ऐसे देख रही है। ये कैसा डायरेक्ट देख रहा है या इनडायरेक्ट तरीके से देख रहा है? इनडायरेक्ट तरीके से देख रहा है ना। यानी कि जो नीचे वाला है वो कौन सा रिलेशन में? इनडायरेक्ट। और जो सामने सामने है वो, तो यानी कि पी और एफ के बीच में कैसा रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन। और पी और ए के बीच में इनडायरेक्ट रिलेशन। भूलेगा कभी? अब कहा बदला? एफ वो तो फॉर्मूला अभी बता रहा है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अभी समझाया है, बाकी तो इसके अंदर की बात हो तो अभी अब ना होगा। ठीक है, तो अब इनडायरेक्ट रिलेशन ये है एरिया। अब इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है वो भी समझो। मतलब ये, अब वो कहानी को भूल जाओ, उसी पे समझाएंगे, ये जरूरी नहीं है, कुछ और भी तरीका है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है ना कि अगर हम पी को बढ़ाएंगे तो ए घटेगा, अगर ए को बढ़ाएंगे तो पी घटेगा। और डायरेक्ट में क्या होता है कि अगर एफ को बढ़ाएंगे तो पी भी बढ़ेगा, या फिर पी को बढ़ाएंगे तो भी एफ बढ़ेगा, एफ को घटाएंगे तो पी भी घटेगा। डायरेक्ट का ये मतलब होता है। तो मतलब ये हुआ कि जब एरिया को हम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा। तो उसी वजह से जब नीरज बड़ा सा काठ बांध लिया था, यानी कि लकड़ी पैर में बांध के जब बालू में जा रहा था तो एरिया बढ़ गया था। तो एरिया बढ़ने की वजह से प्रेशर कम लग रहा है, और प्रेशर जब कम लग रहा है तो बालू में पैर नहीं जाएगा अंदर, नहीं सिंक होगा, नहीं डूबेगा। लेकिन अब ये मधु जो होशियार बन रही थी, चंगुल पे चल रही थी, तो चंगुल का एरिया तो काफी कम होता है, तो वो क्या हो जाएगा? नीचे धंस जाएगा। तो और दूसरा एग्जांपल नीडल क्या लिए थे? कांटे का, कील का भी लिए थे। तो आदित्य क्या किया, फिर इसको समझाए हम कि देखो इधर पतला वाला जो नोकीला है उसका जो है एरिया कम है, और एरिया कम है तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा लगेगा। इस वजह से उधर से ही ठोकना है, नहीं तो दिन भर ठोकेगा फिर भी कुछ नहीं फायदा होगा। फिर और एग्जाम्पल लेते हैं बैग का। बैग का जितना स्ट्रिप मोटा हो, जितना एरिया ज्यादा होगा, उतना प्रेशर कम लगेगा, और जितना प्रेशर कम लगेगा उतना रिलैक्स फील होगा। वही अगर हाथ में उठा ले तो हाथ में तो और ज्यादा महसूस होगा। हाथ में वही 2 ही किलो का झोला उठाओ ना, उस झोला का तो स्ट्रिप पतला होता है ना, और उसमें भी अगर वो क्या बोलते हैं, नायलॉन का अगर झोला है, नायलॉन का जो पकड़ने वाला, वो तो और सिकुड़ जाता है, वो तो और हाथ काट देता है, तो उसमें और दिक्कत हो जाता है। इसलिए कपड़ा का झोला भी अगर लेते हैं तो उसका हैंडल क्या होना चाहिए? चौड़ा होना चाहिए, स्टिफ, वाइड होना चाहिए। वाइड से क्या होगा? एरिया ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, प्रेशर कम तो रिलैक्स फील होगा। फोर्स नहीं बदल रहा है, लेकिन फिर भी उसका इफेक्ट को हम घटा ले रहे हैं। अब जैसे देखो, हाँ एक चीज हमको अभी याद आया कि मोमेंटम, एक एग्जांपल छूट गया था बताना। अगर बॉल बहुत तेज आ रहा है और हमको उसको चोट कम लगवाना है तो क्या करना होगा उसमें? हाँ, उसमें अगर हम बॉल ऐसे पकड़े हैं, बॉल होगा पीछे, देखो तो वहां पैर के नीचे दो, जल्दी फेंको। देखो अगर बॉल बहुत तेज आ रहा था, ऐसे पूरा तेज आ रहा था, तो इसको हम अगर ऐसे करेंगे तो बॉल का स्पीड धीरे धीरे क्या कर रहे हैं हम उसको? स्पीड तो वैसे अचानक से आके रुक जाएगा। अभी तुमको क्या बोलते हैं, इनर्शिया की वजह से अगर कोई चीज अचानक से रोक देंगे तो बहुत तकलीफ होगा, यानी कि फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बॉल को जब हम अचानक से एकदम तेज आ रहा था हम रोक देंगे तो यानी कि सारा का सारा मोमेंटम कहाँ पड़ जाएगा? सारा का सारा मेरे हाथ पे पड़ जाएगा, चोट लगने का ज्यादा संभावना है। लेकिन वही अगर हम उसको रोकने में थोड़ा समय लेंगे, ऐसे करके रोकेंगे, तो इससे क्या होगा? थोड़ा समय ज्यादा मिल जाएगा, और समय ज्यादा मिलेगा तो स्पीड अपने धीरे धीरे कम जाएगा, और इस वजह से हम लोग को थोड़ा चोट कम लगेगा। चलो ठीक, वापस रख दो इसको। तो ये भूल छूट गया था, अभी याद आया तो बता दिए। अब देखो फोर्स में भी यही काम कर रहे हैं। मतलब अगर फोर्स को हमको घटाना है सेम चीज को, तो एरिया हम क्या कर रहे हैं, मतलब सॉरी, फोर्स का इंटेंसिटी को घटाना है तो हम एरिया क्या कर रहे हैं? बढ़ा दे रहे हैं। यानी कि बुक उस समय भी वही था, जितना बुक तुम पहले लेके जा रहे थे अभी भी उतना ही बुक लेके जा रहे हो, लेकिन अब हमको थोड़ा महसूस अच्छा हो रहा है क्योंकि बैग का हम स्ट्रिप क्या कर दिए हैं? चौड़ा कर दिए हैं। चौड़ा करने से फोर्स में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन फोर्स का जो तुमको पीठ पे जो असर हो रहा था, अच्छा अगर प्रेशर का डेफिनेशन पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे? इफेक्ट ऑफ फोर्स बोलोगे ना। प्रेशर कोई अकेले में कोई टर्म है क्या? प्रेशर किससे बना हुआ है? फोर्स है तो प्रेशर है, फोर्स नहीं तो प्रेशर नहीं। एरिया तो बाद में ना आया,
फोर्स के इफेक्ट को क्या बोलते हैं? प्रेशर। और वही इफेक्ट को कम करने या ज्यादा करने के लिए जो चीज इस्तेमाल कर रहा है वो क्या है? एरिया। एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम। ठीक है, तो प्रेशर यहीं पे खत्म होता है। प्रेशर का ऐसा यूनिट तुम्हारा क्या होता है? पास्कल होता है। पास्कल मतलब कि पी है, पास्कल। पास्कल इसका ऐसा यूनिट है। अगर पास्कल नहीं लिखना है तो कुछ और भी लिख सकते हो। P इज इक्वल टू एफ बाई ए है ना। एफ का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ए का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट क्या लिख सकते हो तुम? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो या पास्कल भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये तुम्हारा प्रेशर हो गया। अब कुछ न्यूमेरिकल्स तुमको हम बोले ही थे कि सब एक साथ कराएंगे। न्यूमेरिकल का अलग से वीडियो हो जाएगा और आर्किमिडीज प्रिंसिपल का उसके भी अलग से हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल सारा एक दिन करा देंगे, जिसमें तुम्हारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, न्यूटन सेकेंड लॉ का और ये प्रेशर का क्वेश्चन एक ही दिन में आएगा। ठीक है, तो अगले क्लास में मिलते हैं अगले दिन। तब तक के लिए गुड नाइट।